गुड मॉर्निंग गाइस। ऑनलाइन वाले प्लीज बताइए इफ आई एम ऑडिबल। चलिए स्टार्ट करेंगे गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंप्लीट कर लिया था। बस शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। अभी आपस में बातचीत की कोई अरे ओए नहीं समझ रहे क्या? इंग्लिश में, हिंदी में, क्या लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है? मराठी में बोलिए, मैं बता। अ, आज एक्चुअली सुबह ना एक बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ मुझे पता चली। एक सीए पढ़ाने वाले एक सर है, सीए सानिध्य सराफ। इज क्वाइट पॉपुलर फॉर सीए इंटर एंड फाइनल का ऑडिट। In fact, I think for some time he used to teach in professionals also. Yesterday night he passed away suddenly due to heart attack. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ एंड मेरे को बाद में पता चला ही वॉज एग्जैक्टली माई एज। मतलब उनका एज अराउंड 33-34 ही था। मैं सुबह उठा, मतलब मैं आई जस्ट मेट हिम वंस, और वो भी ऐसे कोई बातचीत नहीं, हाय हेलो हुआ है। आई जस्ट हर्ड गुड थिंग्स अबाउट हिम। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बट मतलब इतना शॉकिंग था ना, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स के फेज में ही आई हैड मेट हिम वंस, कोई क्लासेस की मीटिंग्स से रिगार्डिंग। बट मतलब एकदम ऐसे लगा नहीं कि ऐसा कुछ हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं या ऐसा। तो एकदम सुबह जब वो मेरे को पता चला, मैं सच्ची बताऊँ, मैं मतलब ऐसा नहीं कि ही वॉज क्लोज टू मी और समथिंग, बट स्टिल किसी के बारे में ऐसे सुनते हैं, अपन जानते हैं कि दिस पर्सनालिटी एग्जिस्ट। और तब मैं तो आधे घंटे तक ऑनेस्टली बताऊँ, मैं मूव भी नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरे को तो ऐसे ऐसे शौक लगा था कि नॉट दैट इट अफेक्ट्स माई लाइफ, बट यस, इट इज़ वेरी अनोइंग। प्लीज डोंट टॉक। इफ यू डोंट वांट टू सिट, प्लीज गेट आउट, इट्स ओके। मतलब मैं भगवान, मतलब उसकी फैमिली को काफ़ी हिम्मत दे। दिस इज वेरी सैड। प्लीज कीप हिम एंड हिज फैमिली इन योर प्रेयर्स। वील मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब डिस्कस करने का कोई रीज़न या कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे को कम्युनिकेट करना था। जस्ट वाज वेरी शॉक्ड। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एवरीवन। अटमोस्ट प्रायोरिटी हेल्थ को दीजिए। जहाँ भी आपको लगता है हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो चीज़ मत कीजिए, ठीक है? जस्ट चलिए, विल मूव फॉरवर्ड नाउ। हम स्टार्ट करेंगे विद द इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स, करेक्ट? रेक्टिफिकेशन में लोगों ने घर पे जाके पढ़ाई किया कुछ? सॉरी, रेक्टिफिकेशन क्या क्या कंप्लीट, रेक्टिफिकेशन ही कंप्लीट किया ना? कर लिया है लोगों ने, आ रहा है अच्छे से? मैंने होमवर्क का तो अब पूरा सोल्यूशन शेयर कर दिया है। वो तूने बता भी क्वेश्चन में क्या टाइप किया था? पढ़ एक बार। मेरे हिसाब से तूने, देख अभी तूने मुझे क्या मैसेज किया मैं बता देता हूँ। मैं तेरे मैसेज से पढ़ देता हूँ पहले। तूने सिर्फ क्या लिखा, एन अमाउंट ऑफ 100 वॉज रिसीव फ्रॉम दीदास ऑन 31 December, बट वॉज omitted टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। हाँ, तो ये अपने किया है क्लास में। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो कैश टू डी दास ही होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? एंटर मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है ना। रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है। आप लोग रूल ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। जब आपने एंटर्ड वर्ड पढ़ा तो आपको कैटेगरी कैटेगरी सोचा आपने कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? 2A में नहीं फॉल करता है, 1 में फॉल करता है। 2A ही मत बोलो सिर्फ हमेशा, 1 में फॉल करता है। डिड यू थिंक ऑफ द कैटेगरी इट फॉल्स अंडर? आप लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हो, कैश बुक में नहीं हुआ है मतलब डीदास में? तो ये सब रूल्स है ही नहीं, मैंने सिखाया है ऐसा है कभी? लेमैन की तरह नहीं पढ़ना है, अकाउंट्स आता है वैसे पढ़ना है उसको। कैसे सिखाया है? एंटर्ड वर्ड देखा, मतलब रिकॉर्डिंग में एरर है, कैटेगरी 1 में फॉल करता है, रोमन लेटर 1, राइट? हाँ, अगर एंट्री ही नहीं हुआ है तो इसकी कहीं से भी पोस्टिंग हो सकती है क्या? अनलेस इसमें कैटेगोरिकली आगे लिखा होता है ना, बट दीदास अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, तो आप मानते हैं दीदास में आया है, वरना आप कैसे मान सकते हैं? जर्नल एंट्री ही नहीं हुआ है तो लेजर पोस्टिंग हो पाएगा क्या? हाँ,
तो कितना क्लियर था ये सब। सोचो रूल्स के हिसाब से ही भाई, प्लीज स्किप मत करो कुछ भी। चलो, वही मैं सरप्राइज था कि या तो तू क्वेश्चन गलत भेज रही है या तो ये इतना बेसिक है, तेरे को क्या चैलेंज फेस हो रहा है मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। हाँ, बहुत इजी था यार ये, थोड़ा सा सिर्फ रूल्स के, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, चाहे मजाक में दो चार बार अपनी एक्स्ट्रा तारीफ करता हूँ तो तुमको ऐसा लगेगा अरे सर ऐसे हीरो बन रहे हैं, पर वो रूल्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं जहां जहां मैंने कराए हैं। मैं सिर्फ अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो रूल्स एक्चुअली काम आते हैं। अपन ने जिस तरीके से अकाउंट्स 11th से फ्रॉम द बेस पढ़ा है, मैं जेन्युइनली दिल से मानता हूँ इट इज अ मच सुपीरियर मेथड एज कम्पेयर टू आप जो भी करेंगे कहीं और। कुछ चीज़ें हमने स्पेसिफिक टू सम सॉल्विंग भी सीखी हैं, जैसे बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गए, उसमें कुछ मेथड्स जो मैं मानता हूँ मैं सिखाता हूँ या कुछ और टीचर्स भी सिखाते रहेंगे, डज नॉट मैटर, बट अपन मेजोरिटी क्लासेस से या मेजोरिटी टीचर से अलग करते हैं वो, प्लस जो अपन मॉडर्न अप्रोच पे ही स्टार्टिंग से फोकस करके बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत वैल्यूएबल है, प्लीज उसको बिल्ड कीजिए। वापस से एक और चीज बोलूंगा, किसी को ऐसे लग रहा है फाउंडेशन में जो है चैप्टर्स है, फिर ये सारे चैप्टर्स इंटर में वापस आएंगे। अभी आपने कहीं ना कहीं देखा रहेगा कुछ 11th के टॉपिक्स का रेफरेंस आता है तो कोई समझाने नहीं जाता है कि ये आपको आता है कि नहीं आता है, दे एक्सपेक्ट के कॉमन सेंस से तुमको आता होगा, समझ रहे हो। तो प्लीज ये चीज समझना और अभी सभी चीजों को ध्यान से करना, ठीक है। सब चीज अकाउंट्स में हमेशा कैरी फॉरवर्ड होएगी, बस ये याद रखना। ये चैप्टर 10 है ना। आज बस एक थोड़ा सा इशू ये हो गया कि यार मतलब 1.5 घंटे का ही लेक्चर है, तो आई डोंट नो, बट मैं यार इशू ऑफ शेयर्स का ज़्यादा रिवीजन में टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। इसका टेस्ट भी हो चुका है। हाँ, टेस्ट पेपर का एक ये है कि मेरे से सोल्यूशन नहीं गया, ये मेरे से डिले हो गया है। मैं अभी क्लास के बाद बैठ के एक दो क्वेश्चंस हैं, वो एनपीओ वाला है ना, उसका सोल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को लिख के बना के भेजना है, तो वो उस वीक में तो बहुत ऑफिस एक्टिकता रही गया, मैं अभी बना के भेज दूंगा। एनपीओ कितने लोग कर पाए। अरे वाह, टैली हुआ नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक्चुअली बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन था उसमें। इनफैक्ट अगर तुम वही क्वेश्चन को गूगल करोगे ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाने वाला सोल्यूशन है। यही यही तो दिमाग की बात है। सॉल्ड एग्जाम्पल में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, हाँ हाँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो सोल्यूशन है दैट ओनली कंटेन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हुआ था ना, जब टेस्ट पेपर में सेट होके मेरे पास आया था, तो एक बार चेक करने के लिए कि सब सही है कि नहीं है, अ, एक बार पढ़ा क्वेश्चन, मैं बोला ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, मैं ही कंफ्यूज हो गया। फिर मैं बोला, मैंने फिर देखा कि अनीश सर ने फाइनल जो सोल्यूशन शेयर करते हैं वो हर चीज के उसमें शेयर किया, तो इस सम का सोल्यूशन नहीं था प्रॉपर प्रॉपर फाइनल आंसर्स। 12th के किसी भी चैप्टर्स का जो हमारा इंटरनल भी रिकॉर्ड है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट करेगा ना टीचर को 12th का पढ़ाना तो आता होगा तो हम सोल्यूशन ज्यादा डिटेल में सीए फाउंडेशन के बनाते हैं, समझ रहे हो। तो 12th वाले में फाइनल आंसर नहीं था, बट ओपनिंग बैलेंस शीट का नंबर लिखा हुआ था, मैं बोला यार मतलब इसमें बनता तो होगा, चलो शांति से सॉल्व करते हैं। फिर मैंने ओरली ही एक बार एटलीस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट का नंबर निकाल के कोशिश किया, मतलब टैली हो रहा है, तो चलो सम सही है, फिर बोला दे दो थे। वो मैं बोल रहा था ना एक टफ सम है, मेरी नज़रों में उस पेपर में एनपीओ टफ था, और सब तो आई बिलीव इजी था। 32 या 33,000 समथिंग आ रहा था ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड, बहुत बहुत मिनिस्क्यूल इन्फॉर्मेशन था। मैं जानता था उसको देख के काफी बच्चे सोचेंगे कुछ है ही नहीं। वेरी गुड, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी गुड। क्या बोलूं, चलिए एंट्रीज पे तो फोकस नहीं करेंगे, बट आगे जाने से पहले इवन बिफोर वी रीच द बेसिक सम्स थोड़ा सा थियरी दिया हुआ है वो गो थ्रू कर लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड अभी क्या चलने वाला है। अभी हमारा प्राइमरी फोकस जब हम इशू ऑफ शेयर्स टू मतलब टॉपिक पढ़ेंगे, तो है ना कंपनीज एक्ट पे भी बहुत ज्यादा फोकस होगा हमारा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं,
not necessarily for issue of shares but the other topics in company accounts, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. काफ़ी बार ऐसा होगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस तो आपको कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से पास करने पड़ेंगे जिसके बारे में सब में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं होगी. समझे? तो जैसे तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, तुमको अगर ऐसा बोला प्राइवेट कंपनी ने ये किया है तो उसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये एक्ट में लिखा है कि अगर तुमको ऐसा कोई रिजर्व क्रिएट करना ही पड़ेगा, ऐसा एक्ट में लिखा है, इफ दिस थिंग इज डन, तो सब में इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी ऑल्सो क्रिएट रिजर्व एज पर कंपनीज एक्ट. नहीं, सब में सिर्फ क्या बोला होगा, प्राइवेट कंपनी ने ये स्टेप लिया, अब तुम बताओ क्या क्या होना चाहिए. नाउ यू विल रीच दैट नेक्स्ट लेवल. आप समझ रहे हैं? आई होप सब लोगों ने 12th का अच्छे से पढ़ लिया है. और आप लोगों को नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आया है क्या? पेपर यार वो सर कुछ बोल रहे थे रक्षाबंधन के हिसाब से, मैं एक बार उनसे वापस भी बात कर लेता हूँ, या मैं नारायण सर से बात कर लूंगा कि अगर वो अवेलेबल रहेंगे तो फिर अपन ने कुछ प्लान किया था क्या नेक्स्ट वीक के लिए टेस्ट में? क्या क्या? अच्छा हाँ, तो अकाउंट्स का ही रखना है ना, अपन रख लेंगे. अकाउंट्स का तो मैं ही बना दूंगा, उसमें तो मेरे को किसी का स्ट्रेस नहीं है. मेरे को टाइम टेबल आ भी जाएगा तो सर से बात कर लूंगा, ठीक है? या अगर ऐसा रहा वो रक्षाबंधन के लिए छुट्टी ही है क्लासेस में तो वी माइट हैव टू चेंज दैट, बट अदर बीच में है वो भी नेक्स्ट वीक है तो हाँ चलेगा. चलो तो गाइस ध्यान से देखिए, द वर्ड कंपनी इज डिफाइंड एज अ कंपनी, क्या बात है, formed and registered or incorporated under the Companies Act 2013. कभी कभार मैं भगवान से सोचता हूँ, पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि ये सब क्या है. अ कंपनी इज डिफाइंड एज अ कंपनी, तो कंपनी वर्ड तो समझा ही नहीं मेरे को. मतलब टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कंपनी आई हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी. ठीक है, नहीं समझा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे. आप तो जानते हैं ना क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते बट मन में मालूम है. ठीक है. Or an existing company which is formed and incorporated under any of the previous companies laws. तो Companies Act 1956. अभी ऐसा थोड़ी ना होएगा एक्ट नया आया तो पहले की सारी कंपनी इनवैलिड, रिलायंस इनवैलिड, अडानी इनवैलिड, सब बंद. क्यों? क्योंकि नया एक्ट आ गया. ऐसा करेंगे क्या? पुरानी भी कोई रहेगी तो दे कैन कंटिन्यू. एज पर द डेफिनेशन देयर मस्ट बी मे बी कुछ एक छोटा सा फॉर्म होगा तो होगा, बट वो भी बहुत डिफिकल्ट होगा. हजारों लाखों कंपनीज रजिस्टर्ड है. गवर्नमेंट ने एक्ट चेंज कर दिया इसके लिए तू लाखों कंपनीज को जाके बोलेगा तुम री रजिस्टर करो, वो तो नहीं होगा, है ना? हाँ, एप्लीकेबिलिटी सबको आ जाएगी कंपनीज एक्ट 2013 के सारे रूल्स की, वो सही है कि अभी से कोई चीज में प्रोसीजरली जो करता था, जो 1956 की एक्ट फॉलो होती थी, अब मेरे को 2013 फॉलो करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है. बट ऐसा तो नहीं होएगा ना यार कि वापस ही रजिस्टर कर. कितनी कंपनीज को तो सबका आइडिया भी नहीं होगा, छोटी छोटी कंपनीज लोगों ने छोटे छोटे एरियाज में बना रखी होगी, कौन करते रहेगा. एज पर द डेफिनेशन दिस, यहाँ पे है क्या होना चाहिए, कुछ लोगों का सम्मेलन होना चाहिए. इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ पर्संस हु अग्री टू फॉर्म, अरे यार, हु अग्री टू फॉर्म अ कंपनी अंडर द लॉ एंड वंस सो फॉर्म्ड, और एक बार जब बन जाए तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो. ये तो अपन ने सबसे पहले अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट सीखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है. यहाँ पे लीगल का क्या मतलब होता है कि आप उस कंपनी पे केस कर सकते हो, कंपनी आप पे केस कर सकती है ना. हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, चलती रहती है. आज मिस्टर रतन टाटा चले गए बट टाटा कंपनी स्टिल कंटिन्यूस and will continue for many generations to come maybe. तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा चलती रहेगी विद, अच्छा कोई बोलेगा नहीं सर कोई कंपनी बंद हो जाएगी, वो एक अलग सिनेरियो है, बट वैसे उसको कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 100 साल के बियॉन्ड नहीं चला सकते. ऐसी भी कंपनीज है जो आज 200-300 साल से चल रही हैं. मे बी नॉट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस ही बहुत लेट मिला, तो अपने काफी सारे बिजनेसेस उस एरा में सेटअप हुए होंगे. बट ग्लोबली कितनी सारी कंपनीज हैं, आप देखते नहीं हो, सिंस 1918, सिंस 1850 या ऐसा कुछ भी, कभी कभार बहुत रेयर कंपनीज में, विद अ डिस्टिंक्ट नेम ऑफ इट्स ओन एंड अ कॉमन सील. ठप्पा,
for doing all transactions. Its existence is not affected by the change of members. कोई भी बिजनेस को ओनरशिप चेंज हो सकता है, तो वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो तो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उससे फर्क पड़ेगा क्या? डज नॉट मैटर. जैसे येस बैंक के लिए पहले कोई और रन करता था, एमडी था, उसके पास काफ़ी सारे शेयर्स होंगे. अभी सब जब गड़बड़ हो गई, शेयर होल्डिंग तो चेंज हो गई, बट येस बैंक तो वहीं का वहीं है कि नहीं है? ऐसा. Its existence is not affected by change of members. A company, that is joint stock company, is an entity created by a group of persons through the process of law for usually undertaking a business. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो उसके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और ओनर्स से अलग है, और कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाया गया, कॉमन सील और परपेचुअल सक्सेशन के साथ. सब चीज़ें अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं. यहाँ पे ये क्या क्या फीचर्स हैं उसके वो पढ़ लेते हैं एक बार. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मतलब रजिस्टर करके अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है. अगर मैं आज एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रन करता हूँ, सर्वेश इंडस्ट्रीज सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, तो उसमें मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अगर मेरा बिजनेस फेल हो जाता है तो वो लोग मेरा घर, गाड़ी, फोन, घड़ी सब लेके जा सकते हैं. That is the level of personal liability you have in a sole proprietorship business. In fact, even for partnership business, you have unlimited liability. Limited liability partnership में limited liability होती है. कंपनी में क्या होता है? अगर आपने अदानी के शेयर्स लिए हुए और अदानी पे वो हिंडनबर्ग ने रिसर्च करके बोल दिया था कि झोल है, सब झोल है, झोल है, झोल है, शेयर प्राइस गिर रहा है, समझो ये तो अदानी जी उससे बाहर आ गए, ऑब्वियसली. बट अगर समझो कुछ ऐसा हो जाता, बड़ा केस वेस हो जाता, हजारों करोड़ जो की पेनल्टी आ जाती है, और आपके पास 5 शेयर्स हैं अदानी के, क्या आपको लगता है आप पे भी वो लाइबिलिटी आ सकती है? आपकी लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स. अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स का क्या मतलब है? अगर मैंने एक 10 रुपए का शेयर सब्सक्राइब किया और मैंने अभी तक 4 रुपए भरे, 6 रुपए भरने, और कंपनी पे तब कुछ दुविधा आन पड़ती है, तो मुझे वो 6 रुपए तो देने पड़ते हैं. बट जब मैं सेकेंडरी मार्केट से खरीदता हूँ तब तो ये सब टेंशन होती नहीं है. जो लिस्टेड कंपनीज है वो तो फुली पेड अप शेयर्स ही होते हैं. तो आज अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ तो आई डोंट हैव दैट रिस्क राइट फ्रॉम द मार्केट. और आईपीओ में भी आजकल फुली पेड अप ही होता है. पार्टली पेड अप वाला कॉन्सेप्ट आई गेस मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताया रहेगा. ये सब अभी बंद हो गया है, सब टाइम पास. ठीक है, चलिए. हिंडनबर्ग ही बंद हो गया, यस, ये भी पढ़ा था. लिमिटेड लाइबिलिटी, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये इंडिया में इतना नहीं होता है वैसे. अब्रॉड जो कंपनीज हैं, देखो इसीलिए इंडियन कंपनीज में हमेशा मानता हूँ एक रिस्ट्रिक्शन है ग्रोथ के लिए. एक लेवल के बियॉन्ड कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी अपनी इंडियन कंपनीज. क्यों? क्योंकि अपने में हमेशा ज़रूरी ये है कि जो अगला बंदा चलाएगा वो ओनर के घर या फैमिली का ही होना चाहिए. आज मुकेश अंबानी रिलायंस चला रहे, उनसे पहले धीरू भाई अंबानी चलाते थे. टुमारो ऑल्सो समवन हु विल सिट ऑन द सीट ऑफ एमडी फॉर रिलायंस विल बी एन अंबानी. हो सकता है सर्वेश बंसल बहुत टैलेंटेड हो, बट वो लोग सर्वेश बंसल को बनाएंगे क्या? मैं नहीं हूँ वैसे, बट स्टिल. तो यूएस में ये कल्चर नहीं है. अपने यहाँ से एक मिस्टर सुंदर पिचाई इंडिया के एक छोटे से गांव से पढ़ाई वढ़ाई करके गए, गूगल में जॉब करते करते आज वो गूगल का सीईओ बन गया है, टॉप मोस्ट पोजीशन इन गूगल. तो उधर क्या होता है, कंपनीज का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से किया जाता है कि एक स्टेज के बियॉन्ड जिसने चालू करी है, जरूरी नहीं वही कंपनी चलाए. हुएवर इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन वो चलाता है. और क्या होता है उधर, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंडिया में नहीं है इसको, इसके ये अपने चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन. तो यूएस में जैसे आज सुंदर पिचाई को अपॉइंट किया गूगल ने कि तू कंपनी रन करेगा, तो उसका जो पे पैकेज होता है वो कैसे होता है पता है? कैश एलिमेंट बहुत कम रहेगा, उसको ज्यादा करके गूगल के शेयर्स दिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा. तो अब ऐसा है कि उसका परफॉर्मेंस, मतलब उसको फर्क पड़ेगा कि कंपनी अच्छा करे या ना करे. प्लस उस पे कंपनी छोड़ने के बाद भी लॉक इन भी होता है. लॉक इन का क्या मतलब है? देख, वरना क्या करेगा कोई भी सीईओ, झोल वोल करके जिस साल वो रिटायर होने वाला है उस साल नंबर्स अच्छे दिखा के फ्रॉड व्रॉड करके अपने शेयर्स बेच के निकल जाएगा. नहीं, क्या बोलते हैं, तेरे
पीरियड खत्म होने के बाद भी 3 साल का लॉक इन रहेगा। 3 साल तक तू शेयर्स नहीं बेच सकता। तो क्या किसी के जाने के बाद 3 साल में भी कोई झोल अनकवर होता है तो उसकी वाट लगा सकते हैं, क्योंकि उसने शेयर्स अभी तक बेचे। तो मेरा 90% ऑफ माई अर्निंग्स इज स्टिल इन द कंपनी शेयर्स, तो आई विल नेवर डू समथिंग। देखो उसके बाद भी झोल फ्रॉड सब होते हैं, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, बट एक रैशनल इंसान नहीं करेगा। लालची इंसान या जो गलत चीजों में पड़ जाए वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। फ्रॉड तो सभी जगह होते हैं, बट दिस इज हाउ दे ट्राई टू अलाइन अ सीईओ's ये विजन फॉर द कंपनी एंड द कंपनीज ये जो टारगेट्स है वो सब। हाँ उस पे वो भी बेनिफिट होता है, प्लस जो कैपिटल गेन्स का टैक्स भी होता है ना वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल अर्निंग्स पे टैक्स। हाँ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में तो वो इसॉप्स बोल के आई गेस, मतलब काफी जगह पे इसॉप्स का कुछ हद तक तो वो टैक्सेबल होगा, और अगर वो लिस्टेड है जिसका प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइंड है तो होगा ही। बट है ना, देखो ऐसे लोग ही नहीं मिलेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। तू समझ रहा है? तू ऐसा सोचना, ऐसा कौन होगा जो कोई सैलरी ना लेके पूरा शेयर्स पे काम करे? कुछ तो पान पट्टी के खर्चे के लिए कुछ तो चाहिए होता है उसको। समझ रहा है? नहीं, उसके वेस्ट ही होते हैं उसके टेन्योर खत्म होने के बाद। क्या उसने, जैसे अगर मैं सीईओ हूँ किसी कंपनी का, मुझे उन्होंने 10,000 शेयर्स दिए, तो जब वो बोला 5 साल के लिए आप सीईओ, तो उस 5 साल के दौरान मैं बेच सकता हूँ क्या? नहीं, वो 10,000 शेयर्स ड्यू ही 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेयर्स के बदले कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। लोन ले सकते हैं ना बैंक से? क्या पता क्या बोल रहे हैं। आपके पास है सॉप्स, सीए फर्म में सॉप्स नहीं होते हैं। वही ये सब क्या है, मैं पूछूं क्या तेरे पास क्या क्या है क्या नहीं है बे? हाँ ये हृदय कौन है? हाँ हृदय गया, तू बेटा आ एक दिन क्लास में, पूरा बैग खोल के तेरा सब चेक करेंगे क्या क्या तेरे पास है क्या क्या तेरे पास नहीं है। चलो, बैग बोला है बेशरम, हंस मत। 100 ढीठ लोग मरे थे ना, 100 ढीठ, तो तू आया था धरती पे। चलो आगे चलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स गाइस, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फ्रीली होता है, मतलब आप चाहें जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, क्योंककि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, 200 से कम मेंबर्स होते हैं, बहुत लिमिटेड लोग मिलके वो बिजनेस चला रहे रहते हैं, तो उसमें जनरली रिस्ट्रिक्ट करती है कंपनी शेयर्स का ट्रांसफर। कोई वो सिटीजन नहीं होती है, वोट नहीं कर सकती। वरना तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंपनी रजिस्टर करा करा के ही इलेक्शन जीत जाएंगी। बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, पीरियोडिक ऑडिट करवाना पड़ेगा। राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो भी शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो शेयर करनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। इशू ऑफ शेयर्स के लिए कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूं। कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ, यही मैंने आपको सिखाया था। बस देखो स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी बोलना थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने का टेंशन नहीं है, रीपेमेंट का टेंशन नहीं है, बट स्टिल इन अ वे इट इज अ लाइबिलिटी। हेंस कैपिटल इज एन इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कंपनी के केस में उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटर में ओनरशिप किसकी होती है? सिंगल प्रोप्राइटर की। कैपिटल डालता है वो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में ओनरशिप किसकी होती है? पार्टनर्स की। पार्टनर्स कैपिटल होता है, अनलिमिटेड होती है। कंपनी में शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, शेयर कैपिटल होता है, बट लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हाँ या ना? चलो, अभी ये जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैं सिर्फ स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब इनफैक्ट आपके पास है बुक, आप अपनी बुक से पढ़ना चाहें तो उससे पढ़ लीजिए, स्क्रीन से पढ़ना चाहें तो उधर से पढ़ लीजिए। योर कॉल, पेज नंबर 316। बट ईमानदारी से पढ़ना है, आजू बाजू वाले से बात नहीं करनी है, दूसरों के बालों के साथ नहीं खेलना है। चल पढ़ ले। मैं इधर से पढ़ा के आंखें ऊपर का, उसके बाल आगे फेंक रही है। हाँ तो प्यार से बोल देना कि बहन तू थोड़ा सा शिफ्ट हो जा।
कुछ भी। आज आते आते ना मेरे को ऑटो वाला भी क्या इरिटेटिंग एक मिला ना, मैं मेरे घर के नीचे उतरा, उसको बोला बुरीवली वेस्ट। पहले ऐसे सोच रहा था जैसे पता नहीं मैंने किडनी मांग ली हो। फिर मैं बोला अरे भाई बोलना जाने है कि नहीं, मेरे को लेट हो रहा है। फिर बोलता है हाँ हाँ बैठो। मैं बैठा, ऑटो ही नहीं चालू कर रहा है। मैं बोला क्या हुआ भाई? बोलता है अरे नहीं मेरे को नहीं जाना। मैं जो मन में गाली देने, मैं यहां तक एकदम ऐसे हो गया था कि मैं सिर्फ चिल्ला के फिर मैं उतर गया। ए गाली देने में ये भी रिस्क है ना, वो बुरा मान जाए, मारने वारने लग जाए। अपन अभी कहाँ, आज तबीयत भी खराब है, लड़ते बैठेंगे। तबीयत ठीक भी होती तो एक ऑटो वाले से तो मैं मार ही खा के आता, देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। चलो यहाँ पे नीचे पीछे पंगा हो तो मैं एक बार ले भी लूं, के तुमको बुला लूंगा मैं दो चार। ऐसा कभी बोरीवली में ऐसे मैटर हो गया तो तेरे को बुला लूं क्या? कांदी। हाँ चलो पढ़ो सब लोग, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल सारे पढ़ने हैं नीचे तक जो भी होंगे। तेरे को जितना ऑथोराइज करवाना है, एमसीए में एक फॉर्म आता है, भर चार्जेस पे कर, उतना ऑथोराइज हो जाएगा। बस समझदारी ज्यादा करवाने में नहीं है, क्योंकि अगर तू उतने शेयर्स इशू ही नहीं करने वाला तो उतने चार्जेस पे करके क्या फायदा है। अरे भाई 1,000 करोड़ का भी तू कर भी लेगा तो आगे इशू करना पड़ेगा, आगे लोगों को वो खरीदना पड़ेगा ना। तू 50,000 करोड़ का कर ले, बट आगे एक परमिशन मिलना टू इशू 50,000 करोड़ डज नॉट मीन ना कि तेरे पास 50,000 करोड़ के सब्सक्राइबर्स हैं। समझा? गाइस ऑथोराइज कैपिटल में कितना भी करवा लूं, सामने कोई इन्वेस्टर भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम ये मत सोचो अगर उसको 100 करोड़ का परमिशन मिल गया तो वो मार्केट से 100 करोड़ उठा लेगा। अरे लोग 100 करोड़ डालेंगे तो वो 100 करोड़ उठाएगा ना यार। समझ रहे हो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तुम वो बेवकूफ। कहां से आते? पढ़ो पढ़ो जल्दी, रिजर्व कैपिटल तक पहुंचो। आज इतना छोटा लेक्चर है, मैं सीट एडजस्ट करने का टाइम भी नहीं डाल रहा हूँ। नहीं, वो नहीं माना जाता, वो लाइबिलिटी माना जाता है, पेड अप कैपिटल में नहीं आता, क्योंकि वो ड्यू ही नहीं हुआ अभी तक। चलो चलें आगे। अभी क्या दिखाया गया है कि बैलेंस शीट में क्या क्या नजर आता है। एक तो शेयर कैपिटल नजर आता है जिसमें क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड एल, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे नजर आता है कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, करेक्ट। इसका एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी है जो मेरे को सिखाना बाकी है। एक इसका नोट भी आता है जो मैंने आपको बोला है मैं आपको सिखाऊंगा। वो 12th में काम नहीं आता है, 12th में तो टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट बना दो, वो तो तुमको समझ गया कि कैसे बनाते, वो किया था डिस्कस मैंने। बट ठीक है, हाँ टी फॉर्मेट वाला डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत इजी है। उसमें तो जैसे बनाते हो बस कैपिटल के बदले शेयर कैपिटल लिखना होता है। बट वी विल डू इन डिटेल द बैलेंस शीट इन दिस। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा बैलेंस होता है? बट हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड पे उसको कैपिटल में से डिडक्ट करके प्रेजेंट करते हैं। कैसे वो मैं आगे बता दूंगा, डोंट वरी। फिर शेयर फॉर फीचर में क्रेडिट बैलेंस होता है। शेयर फॉर फीचर क्या होता है? जो हमने लोगों ने पैसा भरा हुआ हड़प लिया है बिकॉज उसने आगे के इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरे, और ये सिर्फ फेस वैल्यू पर पार्ट होता है। इसको आपको क्या करना होता है, शेयर कैपिटल में ही ऐड करना होता है। किसमें ऐड करना होता है? शेयर कैपिटल में। अलग से रिजर्व्स में दिखाना होता, इवन तो इसका नेचर क्या है, ये गेन है, बट इसको हम रिजर्व्स में दिखाते, शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व कहाँ जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये रहा तेरा कॉल्स इन एडवांस, क्या है हमारे लिए एक लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में जाता है, समझा। बैंक असेट में जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डेबिट बैलेंस से करंट असेट्स में जाएंगे। इफ येट नॉट रिटर्न ऑफ, ये क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब झूठे एसेट्स, इनको बेच के कोई वैल्यू मिलने वाला
नहीं है, बट याद है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था, हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, इसलिए एक बार के लिए कहाँ नजर आते हैं बैलेंस शीट में, असेट साइड पे। आइडियली इनको पीएनएल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, बट नहीं करते, काफी बार लोग थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, समझा। नेक्स्ट, ये सब बैलेंस शीट में नहीं आते हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए, ये अभी डिटेल्ड फॉर्मेट है फुल बैलेंस शीट का, जो अपने को सभी सम्स में काम आएगी, ठीक है। कंपनीज एक्ट के तहत जो आई गेस शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है, लिखा था क्या कहीं शेड्यूल 3? हाँ नीचे लिखा है शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो एक्चुअली क्या है, इसमें दो पार्ट है, एक और चीज समझ लीजिए प्लीज। शेड्यूल 3 क्या है, कंपनीज एक्ट का एक शेड्यूल है जिसमें बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की कंपनीज को कैसे प्रेजेंट करनी है, ये बात समझी सबको। अब वो फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है उसमें दो डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन 1 उन कंपनीज को फॉलो करना होता है जिनको एएस अप्लाई होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डिवीजन 2 उनको फॉलो करना होता है जिनको इंड एएस अप्लाई होता है, इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो नए वाले आए हैं, जो अपने आईएफआरएस के लाइंस पे बनाए हैं। अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, वापस से इस पे थोड़ा सा रिविजिट करूं तो इंडिया में पहले आईसीआई ने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एमसीए ने फिर वही आईसीआई वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई कर दिए कि सबको यही फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सालों पहले बने, बहुत बेसिक है, अभी आप सीए इंटर में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, फाउंडेशन में भी उसमें से कुछ कुछ पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा बहुत AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में आप सीखेंगे। हाँ, फिर आपने 11वीं 12वीं में जैसे डिप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स करके AS10 करके एक है, उससे सीखा है। AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन, जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए तब इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी सब चीजें हैं जो आप थोड़ा बहुत सीए फाउंडेशन में कहीं ना कहीं सीखेंगे, ठीक है। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, बहुत सालों तक चलते रहा। फिर 2013-14 के आसपास अपन ने, इंडिया ने सोचा कि नहीं, अभी अपने को ग्लोबल लेवल पे जैसे स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं वैसे स्टैंडर्ड्स इंडिया में भी अडॉप्ट करने, तो अपन ने नए बनाए इंडियस। बट वो इंडियस पहले किसको अप्लाई किया, सिर्फ बड़ी लिस्टेड कंपनीज को, फिर उसके बाद छोटी लिस्टेड कंपनीज को, फिर उसके बाद अभी जिन कंपनीज का नेटवर्थ कुछ 250-500 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे करके वो फेजेस में इंप्लीमेंट हुआ है। अभी भी सब कंपनीज को इंडियस लागू होता, नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा होएगा ना तो इंडेस एप्लीकेबल होता है। लॉजिक क्यों है, क्योंकि इंडेस की बुक्स मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। एएस तो क्या है, बहुत इजी है, सालों से चले जा रहे हैं, एकदम कॉमन सेंस वाला है। इंडेस में क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो जाता है, तो छोटा बिजनेस है तो उस पर वो बर्डन डालते, बड़ा बिजनेस है तो बोलते हैं तुम इंडियस के हिसाब से बनो। तो ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप किसी लिस्टेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोल के देखोगे तो आपको ये नजर नहीं आएगा। ये कौन सा है, एएस वाला है, ये कौन सा है, और वो सब क्या फॉलो हो रहा है, इंडियस, ठीक है। आप इंडियस वाला सीखते हैं सीए फाइनल में, इंटर में आप एएस वाला ही सीखते हैं, जितना मेरी नॉलेज है, अभी कुछ चेंज हुआ तो रिसेंट मेरे को नहीं पता, बट इंटर में आप कौन से वाला सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ, समझा सबको। चलूं आगे, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो यूके में, सॉरी यूके क्या, यूरोप में एक अकाउंटिंग बॉडी है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उन्होंने वो स्टैंडर्ड्स बना के इशू किए हैं। जिस भी कंट्री को खुद के स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में मेहनत नहीं करनी है, वो आईएफआरएस स्ट्रेट फॉरवर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत सारी कंट्रीज आईएफआरएस फॉलो करती हैं, समझा। चलिए आगे चले, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में ऑब्वियसली ये वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। ऐसा सिमिलर मैंने आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वर्टिकल फॉर्मेट में सिखाया था, बट वो तो अलग था, सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। वो फाइनेंस वाली बैलेंस शीट है, वो कौन सी वाली है, वो सिर्फ एनालिसिस के लिए काम आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड मतलब जो आपकी लायबिलिटी साइड होती है वही हो गई कि नहीं हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो, हाँ या ना। उसको हम सिर्फ लायबिलिटीज बोलते थे, बट हम भी उसमें कैपिटल तो लिखते ही थे, राइट। अभी उसमें पहला क्या चीज दिया है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब ओनर्स का पैसा, वही जो कैपिटल होता था। अभी इसमें क्या आ गया, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड
जब आप सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट करते थे तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग क्यों नहीं दिखाना होता था? आप कैपिटल में ऐड कर देते थे मोरलेस जो भी प्रॉफिट है ना? तो इससे उसमें कुछ इतना अलग से जनरली रिजर्व्स आते नहीं थे, बट कंपनीज में तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में जाके कोई भी प्रॉफिट ऐड करते, वो रिजर्व्स में अलग से ही दिखता है। या मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, पहले होते थे शेयर वारंट्स, आजकल तो कम होते हैं, कि 100 शेयर का एक वारंट बना दिया उसको, ये ट्रांसफर हो सकता है, वो कैसे बोलते हैं, जिस भी होल्डर के नाम पे पीछे साइन करके करोगे ट्रांसफर, ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर वारंट करके एक इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करता था विच रिप्रेजेंटेड शेयर्स ओनली, बट इंस्टेड ऑफ वन शेयर इट रिप्रेजेंट, एक वारंट में 100 शेयर्स है, 500 शेयर्स है, ऐसा सब होता था। इन इफेक्ट वो शेयर्स ही होते थे, बस उसमें ओनरशिप, यार कैसे बोलूं, होल्डर, मैं वो वर्ड मिस कर रहा हूँ यार, आ, जिसके हाथ में वो, हाँ, बेरर, सॉरी, वो बेरर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। एकदम इतना तुमको मैंने भी सिखाया है अभी सब में, बट भूल गया अचानक से। तो बेरर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिसके हाथ में वो वारंट है, वो उन शेयर्स का ओनर है। मैंने भी ज्यादा देखे नहीं है कभी इसके बारे में, ज्यादा आज की तारीख में यूज होता नहीं है, बट पुराने किसी कंपनीज ने अगर इशू कर रखे हैं, उस हिसाब से रखा है ये बैलेंस शीट में, समझा? तो इट रिप्रेजेंट शेयर कैपिटल ओनली, इसीलिए यहाँ पे डाला है, ठीक है। सेकंड क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी मेरे को ना इसका प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग लगता है। देखो ये क्या है, इतना पार्ट तो प्योर इक्विटी है, इतना पार्ट क्या है, प्योर, ये जो है ना, ये इन दोनों के बीच में है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मैंने लोगों से पैसा लिया है, शेयर्स अभी तक दिए नहीं है, मैं गारंटी से ये नहीं बोल सकता वो इक्विटी में जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं कुछ लोगों के एप्लीकेशंस को क्या कर दूं, रिजेक्ट। मैं पूरा का पूरा लाइबिलिटी में भी नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे पूरा पैसा भी वापस देने का कोई बर्डन, एम आई मेकिंग सेंस? आप समझ रहे हो? वो ना तो प्योरली इक्विटी है ना प्योरली लाइबिलिटी, इसलिए उसको बीच में डाला गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मेक सेंस? ठीक है। थर्ड क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो एक साल से बियॉन्ड पे होने वाली है। अच्छा, तो अभी पहले एक और चीज ये भी सिखाता हूँ। पहले इंडिया में जो हम बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन वॉज प्योरली बेस्ड ऑन 1 ईयर का क्राइटेरिया। 1 ईयर का क्राइटेरिया मतलब क्या, कोई भी ऐसा असेट है जो 1 साल के बियॉन्ड रियलाइज होएगा तो वो नॉन करंट असेट, और 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा तो करंट असेट। मतलब मशीनरी लिया, बेनिफिट कितने साल तक आ रहा है, 5 साल, तो वो नॉन करंट असेट हो गया। डेटा से पैसा जनरली कितने महीने में आ जाता है, 2-3 महीने में, तो वो करंट असेट हो गया। एनीथिंग दैट गेट्स रियलाइज्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स वाज करंट असेट। कोई बोलेगा सर बट मशीनरी तो कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, बट मशीनरी बेनिफिट तो देता है कि नहीं देता आपको, बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, इसलिए उसको नॉन करंट मानते थे। लाइबिलिटीज में भी जो लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर पे करनी है वो करंट, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो 12 महीने के बियॉन्ड पे करनी है, जैसे बैंक लोन, है ना, ऐसी सब चीजें क्या हो जाती थी, नॉन करंट लाइबिलिटी, समझा? फिर इंडिया में एक ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट लाए। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या, उन्होंने बोला हर कंपनी के लिए 12 महीने का क्राइटेरिया सूटेबल नहीं है। कोई कंपनी हाईवे बनाती है, उनका तो प्रोजेक्ट ही 5-7 साल का होता है, तो उसके लिए करंट नॉन करंट डिसाइड करने के लिए 12 महीने का क्राइटेरिया सूटेबल। तो हमने क्या किया, तब से फिर अपने यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होता है, जो भी ऑपरेटिंग आइटम्स है, ऑपरेटिंग आइटम्स मतलब जो मेन बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, ये वो सब, उन पे ऑपरेटिंग साइकिल का क्राइटेरिया अप्लाई होएगा। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या, कि अगर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल है, तो अगर चीज 2 साल के अंदर रियलाइज हो रही है तो करंट, 2 साल के बियॉन्ड हो रही है तो नॉन करंट। समझ रहे हो? और जो सिर्फ फाइनेंशियल आइटम्स है, जैसे लोन हो गया, बाकी सब चीजें हो गई, उसमें 12 महीने का क्राइटेरिया अप्लाई होगा। उसमें भी कंपनीज को ऑप्शन दिया गया कि अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल डिटरमाइन नहीं कर सकते तो आप 12 महीने फॉलो कीजिए, इट इज ओके। मोस्टली सब लोग 12 महीने ही फॉलो करते हैं, समझा? समझा? तो अब यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना, बैंक से लोन लिया 10 साल 5 साल, डिबेंचर्स हो गए, है ना, बॉन्ड्स हो गए। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, यहाँ पे नॉन करंट में एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता है और असेट्स में एक डेफर्ड टैक्स असेट आता है। कभी भी आप इसको बहुत डेप्थ में आप सीखेंगे, देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जिसमें आप सीखेंगे डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें मेरा प्रॉफिट आ रहा है 500 रुपये, आइडियली उस पर 30% टैक्स कितना होना चाहिए, 150 रुपये। बट कभी कभार क्या होता है, इनकम टैक्स की बुक्स में हमको अकाउंटिंग थोड़ी अलग होती है। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना है, 500, उस पर टैक्स कितना है, 150। हाँ है ना। अभी इनकम टैक्स एक्ट में लेट से डेप्रीसिएशन का रेट अलग है, तो मेरे को डेप्रीसिएशन यहाँ पे समझो 10% है, यहाँ पे 20% है। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ 500 के बदले कितना हो गया, और उस पर 30% कितना टैक्स आया, समझ रहे हो। कोई बोलेगा सर अभी ऐसा कैसे, फिर वो तो डिफरेंस हो जाएगा, बट वो डिफरेंस फ्यूचर में तो नेगेट हो जाएगा ना। फ्यूचर में यहाँ का 20% ले लेके 5 साल में खत्म हो जाएगा, बट वहां का 10% 10 साल तक चलते रहेगा। तो पहले यहाँ पे अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे कम हो रहा है, तो फ्यूचर में उल्टा होके ओवरऑल 10 साल का प्रॉफिट तो क्या आएगा, दोनों जगह पे सेम। समझ रहे हो। आज मैंने यहाँ पे डिप्रिसिएशन ज्यादा लिया इनकम टैक्स में, इसलिए यहाँ का प्रॉफिट कम हो गया, बट फिर वो असेट कभी तो जीरो पे पहुंचेगा ना। तो उसके बाद यहाँ पे जीरो आएगा, बट यहाँ पे तो डिप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में तो आते रहेगा कि नहीं आते रहेगा। अरे क्योंकि उधर का तो असेट जीरो हुआ, समझा। तूने 100 रुपए का असेट खरीदा, यहाँ पे 10 रुपया डिप्रिसिएशन है, यहाँ पे 20 रुपया है। यहाँ 5 साल चलेगा, यहाँ 10 साल चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसको टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं। वैसे एक और चीज बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ WDV मेथड अलाउड होता है, बट उस पर जाने की अभी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अभी ये टेम्परेरी डिफरेंस होता है। बुक्स में मुझे कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, लॉजिकली कितना टैक्स भरना चाहिए था, बट कितना हुआ, और हमने कितना टैक्स भरा, तो 30 रुपया मैंने कम भरा। इसको हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, डेफर्ड टैक्स, कि 30 रुपया हमें भरना चाहिए था, बट ड्यू टू द इनकम टैक्स बेनिफिट्स हमने आज नहीं भरा है, फ्यूचर में हम भरेंगे। या एक्चुअल लाइबिलिटी जैसा नहीं होता, ये सिर्फ एक बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, विल गो अहेड नाउ। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी आता है, और ऐसे ही उल्टे किसी साल में कम ज्यादा रहा तो उसमें डेफर्ड टैक्स असेट भी आ सकता है। दोनों हमेशा अपन नॉन करंट रखते हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन का अपने को श्योरिटी होता नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कुछ और लॉन्ग टर्म के लिए पे करना बाकी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होता है, ग्रेचुटी हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया। अभी समझो अपने यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, अपन उनको ग्रेचुटी का बेनिफिट तो एक्ट के हिसाब से देते हैं, 5 साल के बियॉन्ड हो गया तो ग्रेचुटी मिलती है ना। ग्रेचुटी नहीं पता है लोगों को, अच्छा, तो आई एम लिटिल सरप्राइज। तो क्या होता है, ग्रेचुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट जैसा होता है। एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आप लोग को नहीं है क्या, CA फाउंडेशन में। हाँ मतलब अगर आप किसी कंपनी में 5 साल, लॉजिक क्या है सुनो, कोई भी कंपनी जब छोड़ के जाते हो, तब अगर आप उस कंपनी में 5 साल तक काम कर चुके हो कंटिन्यूस, तो आपको वो कंपनी ग्रेचुटी पे करती है। उसका वर्किंग कुछ ऐसे होता है कि जो आप लास्ट महीने की सैलरी है इनटू सम रेशियो, हाँ, ईयर्स दैट यू हैव वर्कड फॉर, उतना एक आपको लमसम अमाउंट दे देते हैं। वेरी गुड। तो वो जो ग्रेचुटी होती है, कंपनी क्या करती है, हर साल प्रोविजन बनाती है, और जब एक्चुअली कोई छोड़ के जाता है तो उसको पेमेंट करती है। हाँ या ना। तो अभी क्या होता है, इसके लिए तुमने एक्चुरियल साइंस का कोर्स सुना है। तो इसके लिए अपन किसी एक्चुरी को अपॉइंट करते हैं, वो सारा कंपनी का डेटा एनालाइज करता है, इंडस्ट्री का डेटा एनालाइज करता है, वो बोलता है अच्छा आपके पास 100 एम्प्लॉइज है, मेरे हिसाब से इस साल आपको 25 लाख का प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। सबकी सैलरी का डेटा देखता है, सब देखता है, पास्ट का एट्रिशन रेट देखता है कि कितने लोग 5 साल से पहले छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग 5 साल टिकते हैं। तो एक एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी कितना आने वाला है कंपनी के सर पे, और उसमें से कितना लॉन्ग टर्म में पे करना पड़ेगा, मतलब 12 महीने के बाद, और कितना शॉर्ट टर्म में पे करना पड़ेगा, मतलब 12 महीने के अंदर। समझे। तो ये सारा काम एक्चुअली करता है। 1 करोड़ रुपए की सैलरी होती है इंश्योरेंस कंपनी में स्टार्टिंग, अगर आपने सारे पेपर्स क्लियर कर लिए हैं तो। कौन। हम्म। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे पेपर्स, 13 पेपर होते। बट आई एम वेरी हैप्पी कि अगर उसका एक पेपर निकल गया। देखो इनिशियल मैं किसी भी बच्चे को एक्चुअली करने के लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ,
क्योंकि मैं थोड़ा कैसा है ना, कम रिस्क टेकर इंसान, मतलब लेस रिस्क अवर्स हूँ। हाँ, प्रॉब्लम ये होता है अगर तू समझ 8-9 पेपर किया और फिर नहीं कंप्लीट कर पाया, अटक जाओगे। अभी कोई बोलेगा सर वो रिस्क तो सीए में भी है। सीए में मुझे उसमें बेनिफिट एटलीस्ट क्या लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ अगर आपने इंटर भी किया है उसके बाद इंटर्नशिप किया है और आपने काम सीख लिया है ना, तो आपको इतना तो सैलरी मिल जाएगा कि आप एक डिसेंट लाइफ जी सकते हो, मैं गारंटी से बोलूँ। यू शुड नो द वर्क ऑब्वियसली, आपको इंडस्ट्री में ऐसी नौकरी तो मिल जाएगी। हाँ, उसको एक थोड़ा सा सजाने के लिए आप कहीं से एमबीए कर लीजिएगा, बट मैं इतना गारंटी से बोलता हूँ यू विल गेट अ डिसेंट जॉब। ठीक है सर, 11th में टीपी में एक्चुरियल पेपर, सर मेरे क्लास में एक लड़की ने 11th में टाइम पास में एक्चुरियल पेपर दे दिया और क्लियर हो गया, अब सीए कर रही है। विहान बोल रहे हैं, पता नहीं कौन है विहान ये लड़की। पता नहीं, छोड़ो। सच्ची साची करके है, सच्ची नहीं साची। चलो अच्छी बात है, ठीक है, वट एवर इट इज। आगे चले। लॉन्ग टर्म देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, वैसे ये पूरा आपको काम नहीं आने वाला है, कोई भी और आपको सिखाएगा वो रटवा देगा। मैं चाहता हूं आप लॉजिकली समझें, तो आपको कभी कोई भी चीज लिखनी रहेगी तो अपने को नॉलेज रहेगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक से ओडी फैसिलिटी या ऐसा कुछ लिया है 6-8 महीने के लिए। ट्रेड पेबल तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल हो गया, बाकी कुछ भी लाइबिलिटी। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वही ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का करंट पोर्शन या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो सारे भी यहाँ पे आ जाएंगे। लीव इनकैशमेंट किसी कंपनी की पॉलिसी रहती है कि आपको साल में 20 लीव मिलेगी, 20 पेड लीव, तो उन्हें 10 ही ली तो 10 कैरी फॉरवर्ड होगी। जिस दिन तू रिजाइन करके जाएगा उस दिन जितनी तेरी लीव का बैलेंस रहेगा उसके सामने तेरे को पैसा मिलता है। हाँ, बट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक लिमिट होती है, 10, 15, 20, ऐसा नहीं कि तूने 10 साल काम किया 200 लीव इकट्ठा कर ली भिखारी की तरह एकदम, तो कोई एक साल की पगार थोड़ी ना दे देंगे कंपनी वाले। ऐसा नहीं है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज ऐसा भी बोलती हैं कि आप लीव लो, कुछ बहुत ही अच्छी कंपनीज होती है ना, वो ऐसा बोलती है नहीं तुम लीव लो ही वरना तुम्हारा पर्सनल लाइफ कैसे बेटर होएगा। बढ़िया है, ऐसी कंपनियां हैं कहाँ भैया। चलो, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें सारे फिक्स्ड एसेट्स आ गए। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, बन रहा हो। एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा हो या ऐसा कुछ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे कोई बड़ी कंपनी अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करती है, सब्सिडरी में इन्वेस्ट करती है सालों के लिए। ऐसा नहीं होता है ना अभी पैसा डाला 6 महीने बाद निकाल लेंगे। सब्सिडरी मतलब समझो ना, सब्सिडरी क्या होती है, एक और छोटी कंपनी जिसके थ्रू अलग अलग बिजनेसेस करते हैं। जैसे रिलायंस के लिए पहले जियो एक सब्सिडरी थी, अभी उन्होंने उसको अलग से लिस्ट कर देंगे इवेंचुअली। जियो फाइनेंशियल भी जैसे एक सब्सिडरी थी, उसको अलग से लिस्ट कर दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स ऑलरेडी हमने बात कर ली। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को पैसा दिया है फॉर लॉन्ग टर्म या बचा और भी कुछ रहा तो। करंट इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में पैसा डाला है फॉर शॉर्ट टर्म। इन्वेंट्रीज तो आपको पता ही है ना, स्टॉक जो अपन रखते हैं ट्रेडिंग के लिए वो, या रॉ मटेरियल। इन्वेंट्रीज में 4 मेन टाइप होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, है ना। अगर मैं टेबल्स बनाता हूं तो रॉ मटेरियल मेरे लिए क्या हो गया, वुड। partially completed furniture is work in progress, fully completed furniture is finished goods, and one thing there could be is stock in trade। stock in trade मतलब क्या, मैं किसी और से सामान लेके आगे बेचता हूँ, उसमें मैं कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं हूँ, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। सब कुछ इज इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमने कैश फ्लो के टाइम पे ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जब हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वही होता है। तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स 3 महीने से कम की मेच्योरिटी वाले, या अदर करंट एसेट, समझा। तो ये साइड पे क्या क्या आया, इक्विटी आया यानी शेयर होल्डर्स फंड्स आया, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज।
जनरली शेयर एप्लीकेशन में नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं होता है। ठीक है। हाँ, और ये साइड पे क्या क्या आया, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, प्लीज बताइए, सबको अच्छे से समझा है? शेयर्स में दो टाइप होते हैं, प्रेफरेंस, इक्विटी, ये भी आप जानते हैं। एक बार पढ़ लीजिए प्लीज, यहां से लेकर ये इक्विटी शेयर्स के बारे में तक। एक एसी बंद कर दो ना, रिमोट की तरफ तेरे पीछे, वो रहा पीछे, एक बंद कर दे। आगे का बंद कर देगा तो और खुशी होगी। हाँ तो इधर दे दे, हो गया। अरे टैलेंट, यू हैव अ फ्यूचर। हाँ चलेगा, पढ़ना चालू कर दे बस, कर सकता है, सिर्फ पढ़ता नहीं है जरा भी, इधर उधर दिखते रहेगा बस पूरा दिन। ये वाला भी पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो अगर फाउंडेशन में रैंक लेके आता है ना, चल ना, 400 का पेपर है ना, क्या लगता है तू कितना ला सकता है तेरे हिसाब से? है ना? चल, नहीं आराम से ही आ सकता है एक्चुअली। तो अगर तेरे को 270 आता है, ठीक है, तो तू जहां बोलेगा वहां पे मैं तेरे को पार्टी दूंगा। और तो भी दूंगा ना, 270 है उसके, 270 है उसके ऊपर कुछ भी लाए तो तू, मैं तेरे को पार्टी दूंगा। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल 4 गेस्ट ऑफ योर्स, 4 गेस्ट और। ठीक है, मे बी दिस माइट सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? प्रथम तेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर तेरे को पार्टी दूंगा तो उधर मेरे को तेरी सारी बातें सुननी पड़ेगी। मैं तेरी स्टोरी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तू सीधा मिठाई का डब्बा लाए। मैंने बोला है ना, रैंक का है तो मैं पार्टी दूंगा। रैंक, तो उन 3-4 बच्चों को पार्टी दूंगा, उसमें क्या है। तुम रिजल्ट लेके तो आओ। अगर किसी को अकाउंट्स में या ओवरऑल सीए फाउंडेशन में, अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स या फाउंडेशन में रैंक, तो 5 स्टार होटल में उस बच्चे को पार्टी दूंगा मैं बस। अकाउंट्स में कितना रखा था अपन, 80-85? नहीं, हाँ 80 के ऊपर है ना। 12th का तो 100 on 100 का था ना, वो तो हुआ। अभी तो बाकी है तुम्हारा 12th, सॉरी। पिछले बैच में तो 99 था। 100 ला दो यार, मैं पूरे करियर में मेरे किसी स्टूडेंट को 100 नहीं आया। पता है यार, और पता है, देख मैं कैसा हूं ना, एज ए टीचर ही ना, मैं उस चीज से इतना कन्विंस नहीं हो गया। हाँ 100 में से 100 ले आया तो क्या उखाड़ लिया, चलता है। मतलब मेरे को वो अच्छी एक एक्साइटिंग चीज लगती है, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ वैलिडेशन फॉर हाउ मच अकाउंट्स यू नो। मैं इतना जानता हूँ, अगर तुम, हाँ एकदम ही मेरे लिए ऐसा है कि 98-99 आना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे मतलब 12th में आना मतलब तुमको अकाउंट्स, तुमने उस दिन थोड़ा लाइटली लिया है या कम समझा है। कॉन्सेप्चुअल एरर तो कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे को कितना है ना, 97 आया था क्या मेरे को? 97 आया था। मेरे को भी नहीं आया था तो 47, हाँ 11th में 47%। आई एम वेरी प्राउड, बहुत मजा किया। मैं कॉलेज जाता ही नहीं था, फिर जब मुझे ये डर हुआ कि निकाल देंगे तो 12वीं में एक ऐसा टाइम था, सबने घर पे बैठ के पढ़ाई करना चालू कर दिया था, कोई कॉलेज नहीं आता था। नवंबर दिसंबर में मैं जाता था कॉलेज। पहले तुम्हारे जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी क्या है, तुम्हारे 12th में भी मोरलेस पूरे साल कॉलेज चलता है। पहले ऐसा होता था, एक बार दिवाली हो गई ना, फिर उसके बाद लेक्चर्स खत्म हो चुके होते थे, कॉलेज भी चालू नहीं रहता था 12th में। हाँ, तो मतलब अच्छी बात है। तो उस टाइम पे, अगर उस टाइम पे तुम जा रहे हो,
उस टाइम पे पता है मैं कॉलेज जाता था ना, हमारी क्लास में 120 बच्चों की क्लास में 4 या 5 बच्चे आते थे। हाँ, सब मेरे जैसे जिनको हॉल टिकट की खतरा महसूस हो रहा है। 5-6 घंटा बैठते, टीचर भी कुछ कराती नहीं थी, वैसे तो टाइम पास होता था बट बोर इसलिए होता था, कोई दोस्त नहीं होता। और फिर पढ़ने का कितना यार कॉलेज। मेरे टाइम तो सीपीटी भी था, मेरे को 12th में से कोई पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं था। अकाउंट्स में भी एमसीक्यू लिखने थे यार, सो इजी मैन। सीपीटी तो बहुत इजी था। चलो डन। सीपीटी में तो कोई फेल हो जाता था तो मैं उसको बोला छोड़ दे भाई। ये वाला भी पार्ट पढ़ लीजिएगा, पार प्रीमियम और डिस्काउंट वाला। हाँ। अरे तू इतने सालों बाद आई आज। वेलकम। तुम इनिशियली उल्टा 11वीं में तुम जो 3-4 बच्चे आए थे साथ में, तू ये आदित्य और ये, उल्टा 11वीं के लास्ट में ज्यादा कंसिस्टेंट थे। मेरे को ऐसे लगता है तब तुमको मैंने जब भी बुलाया कि आज ये रिवीजन कर लेंगे वो रिवीजन कर लेंगे, तुम सब आए। अब तुम मस्त टाइम पास में हो गए हो। वो लेक्चर सारे ऑनलाइन अटेंड कर रही है फिर। मत करो यार, गैप मत रहा उस। चलो चलो, ये पार प्रीमियम डिस्काउंट तो सबको पता ही है यार, मैं ये सब नहीं करा रहा हूँ अभी। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है पता है लोगों को? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स क्या, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो भी अपने को कॉमन सेंस से समझ ही गया ना। उस शेयर होल्डर से पैसा लेना बाकी है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ना। प्रोरेटा भी समझता है आपको, जर्नल एंट्रीज भी समझता है। क्या हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स भी समझता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी यहां पे देखिए क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक एनी अलॉटमेंट अनलेस द amount of minimum subscription stated in the prospectus has been subscribed and the sum payable has been as application money for such shares has been paid and received by the company। तो जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है उसी में कंपनी ऐसा लिखती है कि अभी हम लोग 100 करोड़ के शेयर्स इशू कर रहे हैं, बट अगर समझो 90 करोड़ का डिमांड नहीं आता तो हम ये इशू ही कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपने ऑपरेशंस के लिए कुछ मिनिमम पैसा चाहिए होता है ना यार। अभी अगर आज तुम एक लॉजिकली सोचो, मैं बैंक से लोन अप्लाई करता हूँ घर लेने के लिए, समझो मुझे 1 करोड़ का घर लेना है। बैंक लोन सैंक्शन करती है 60 लाख का, मेरे को 60 लाख भी काम आएंगे क्या? मेरे को तो घर 1 करोड़ का लेना था ना यार, तो मेरे तो 60 लाख भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे शेयर्स भी जब इशू करती है कंपनी, तो अगर ऐसा लगता है कि इशू फेल होने वाला तो प्लान ही कैंसिल करेगी। ऐसा नहीं छोड़ना, जितना आ रहा है ले लेते हैं, ऐसा नहीं। अरे बट ऐसे कोई रेडी होना चाहिए ना यार उतना जल्दी। और ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ऐसा सब झोल करे। आगे देख, हर कंपनी जो शेयर्स ऑफर कर रही है इज रिक्वायर्ड टू स्टेट इन द प्रोस्पेक्टस कि उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है। अभी कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ करता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड करने को, बट सेबी क्या बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? It means companies issuing shares to public should receive at least 90% of the application money payable on the shares issued for subscription before allotting any shares। समझा? सेबी को हर चीज में बहुत चुल है। फोरफीचर एंड कैंसिलेशन भी आपको सिखाया हुआ है ना? रीइशू भी सिखाया हुआ है, रीइशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट भी सिखाया हुआ है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने को भी सिखाया हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अभी कंपनीज एक्ट का सेक्शन 50। अरे नहीं, सही में सिखाया हुआ है ना ये सब। और एकदम ऑनेस्टली बताओ, इससे तो बहुत ज्यादा समराइज्ड वे में अपन ने नोट्स लिखे हुए हैं कि नहीं? अगर आपको याद हो। बहुत पिटेगा तू, बहुत, इतना मार खाएगा ना, इतना। घर वाले सोचेंगे बेटा कौन हो आप। सच्ची में बोल रहा हूं, ये वाला जो अपन ने किया था याद है? बेशर्म। इसमें नहीं आएगा। डिबेंचर्स वाला अगला टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। यस, हाँ, इशू ऑफ डिबेंचर्स नेक्स्ट टॉपिक है, बट मतलब इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक के अंदर नहीं है, बट कंपनी अकाउंट्स में नेक्स्ट टॉपिक है। यस,
इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 ने ये बंद कर दिया है ना यार, स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाँ, रीइश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट पे हो सकता है, बट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना अमाउंट हड़ पाए, ये भी आपको सिखाया हुआ है। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं पहले सम पे। प्लीज डू दी ऑनर्स। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी में तू क्या होता है कि आई थिंक, मतलब स्वेट इक्विटी मेरे हिसाब से तो एसॉप्स जैसे ही होता है, बट स्वेट इक्विटी में तू मोरलेस फ्री में दे रहा है, मोरलेस फ्री में दे रहा है। हाँ, या कुछ डिस्काउंट पे दे रहा है इसॉप्स में। अच्छा, स्वेट इक्विटी में शायद ये हो सकता है कि पास्ट सर्विस के लिए होता होगा, और इसॉप में क्या होता है कि तेरे को फ्यूचर के लिए क्राइटेरियाज दिए जाते हैं। इसॉप देख, मेरे को डेप्थ में पता है इसॉप में क्या होता है। तूने कोई कंपनी ज्वाइन की, तेरे को क्या बोलेंगे, 4 साल तू रहता है तो तेरे को 2000 शेयर्स मिलेंगे, बट वो 4 साल रहने के बाद मिलते हैं। वैसा स्वेट इक्विटी में शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ईएसओएस तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता है, और उसके हिसाब से जो शेयर्स मिलते हैं, ये इस सेम ही हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी। फाउंडेशन में ये चैप्टर में एक्स्ट्रा है कॉम्प्लिकेशन। तो अभी आपको नानी दादी याद आ जाएगी एक ट्रांजैक्शन के अमाउंट्स फिगर आउट करने में। दैट इज द ओनली चेंज दैट इज देयर। 99% कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम। कुछ नया आएगा तो विल डिस्कस। ऑनलाइन वाले भी यहाँ तक ओके है ना। ऐसे नया देखे तो एक मेन बैलेंस शीट पे थोड़ा फोकस रहेगा भाई धर्मवीर, एक बैलेंस शीट पे थोड़ा फोकस विल बी न्यू, जो हमने 12th में नहीं किया। इस सब में ले तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछा है ना, क्या चीज के लिए है ना। ये बुक भी तू तेरे पास है ना। 3 जन क्यों बैठते हो, अगर जगह कम पड़ती है तो एक जन खड़े होकर दूसरी बेंच पे जाओ। दस 16 पे तू चप्पल पहनेगा, बैठे रहे, छोड़। क्या क्या है इस सब में यार। आर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार 322 और 3। कंपनी को कितने एप्लीकेशंस आए, 61,000, और एक्सेस को रिजेक्ट कर दिया है। सब पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए हु फेल टू पे द फाइनल कॉल। उसके शेयर्स को रीइश्यू किया 8 पे। स्क्रीन की तरफ पहले एप्लीकेशन का पैसा 61,000 इंटू 3 कितना आएगा, 183 आएगा कि नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 183 डू यू गाइस अग्री हियर। अरे हाँ या ना। फिर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट किया है उतने से ही डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 50,000 इंटू 3 जो जेन्यून शेयर्स है, हाँ या ना। और 11,000 पे 3 रुपया 33 हम रिफंड कर देंगे, करेक्ट। फिर हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज मांगेंगे, फिर 1 लाख आ जाएगा, हाँ या ना। फर्स्ट कॉल का 1 लाख मांगेंगे, 1 लाख आ जाएगा, राइट और रॉन्ग। एप्लीकेशन में पैसा आया, रिफंड किया। फिर अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल में तो कोई प्रॉब्लम। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे 1.5 लाख रुपया, करेक्ट, 3 रुपया है, बट उसमें से 300 शेयर्स पे 3 रुपया नहीं आएगा, मतलब 900 नहीं आएगा। तो बैंक में 149,100 आया कि नहीं आया। पहले मेरे को सब लोग एक सेकेंड ना, एक एक स्टेप बाई स्टेप जाते हैं। मेरे को सब लोग पहले कंफर्म करो एप्लीकेशन की एंट्री सबको क्लियर है क्या। 183 आया, उसमें से 150 कैपिटल में गया और 33 रिफंड हो गया। क्या नहीं, नहीं। ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए। शर्वरी, ये नॉन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, मतलब यस यू कैन से दैट वे, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। फिर अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल वाला समझा है क्या? देखो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बताओ मेरे को। हाँ, सबको अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल भी समझा है। अब सेकंड कॉल देखते हैं। 50,000 शेयर्स पे 3 रुपया मांगा, 1.5 लाख। 300 शेयर्स पे नहीं आया 3 रुपया, तो 900 नहीं आया, तो 149,100 आया। सब लोग चेक कर लो यहां तक पूरा सही है क्या। फिर फोर फीचर और रीइशू की एंट्री हम डिस्कस करते हैं, पहले यहां तक बताओ। किसी का लिखना भी बाकी है तो मैं रुका हूं, यहां तक खत्म कर लो एटलीस्ट। आज देखो 4 ही मिनट बाकी, मैं यही सम खत्म कर पाऊंगा, बट शांति से कर लेते हैं ना, इसमें गड़बड़ नहीं करते। तू भी आज बहुत दिन बाद आई ना, क्यों? आज कौन था सुबह मेरे को मैसेज डाल रहा था टेस्ट पेपर के लिए? किसने डाला है? हाँ, मैथ्स का या टेस्ट पेपर का? वैसे तो कल मैं बात तो करके गया था एक बार जाने से पहले, वो ग्रुप पे डालना पता नहीं कैसे। नेक्स्ट टाइम से और क्या करो ना, डाल तो दिया। 7:15 हो गया था। तुम एक काम करो, तुम आते हो ना क्लास में, वो बात करके तुम ही फोटो लेके डाल दो। चलो आगे चले। अच्छा बढ़िया। तो अब फोरफीट करेंगे। फोरफीचर में क्या होता है? पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू कॉल्ड अप सोफा। ब्रैकेट की चीजें भूल नहीं सकते, याद है फोरफीचर की एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू कॉल्ड अप सोफा। 300 शेयर्स पे कॉल अप तो पूरा 10 रुपए हो चुका है कि नहीं हो चुका है? अरे हाँ या ना? 3,000 रुपया डेबिट किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट नॉट एप्लीकेबल, हाँ है ना? तो यहां पे नहीं लिखा है। टू कॉल्स इन जो 900 रुपया है और 2 शेयर फॉर फीचर बैलेंसिंग फिगर हो गया कि नहीं हो गया 2100? या इसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे सोचो, या ऐसा सोचो 7 रुपया हमने हड़पा है, 7 रुपया इंटू 300 शेयर 2100 हो गया कि नहीं हो गया? क्रॉस चेक हो गई ये एंट्री। फिर हमने इन शेयर्स को रीइश्यू किया है कितने में भैया? 8 रुपए में। अभी कोई बोलेगा सर यहाँ पे बोला नहीं है कि ये शेयर्स फुली पेड अप होंगे या क्योंकि पूरा 10 रुपया कॉल अप हो चुका है, जनरल अजम्पशन ये है कि फुली पेड अप शेयर्स होंगे, हाँ या ना? तो बैंक में 8 रुपए के हिसाब से 2,400 रुपया आएगा, बट कैपिटल की लाइबिलिटी कितने की आएगी? तो 600 रुपया हमने डिस्काउंट दे दिया, उस डिस्काउंट को कहां डेबिट करेंगे? 2,100 रुपया हड़पा था, 600 रुपया डिस्काउंट दे दिया, 1,500 रुपये कहां चले जाएगा बच्चों? कैपिटल रिजर्व में। इजी है या टफ है? कितने लोगों को ये भी एंट्री सही गई थी? सही गई थी, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। तो पार्शियल होता। वेरी गुड। चलो एक भाई साहब ने पूछा है, अरे नारायण सर का एक सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ सर। नहीं सर, आज तो बहुत हालत डाउन है, तुमको तो कुछ, मैं 10-15 मिनट एक्सटेंड कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा उनको। गाइज व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सटेंड द लेक्चर टिल 10:45, फिर आप लोग को थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है ना? चलेगा? सर बोल रहे हैं वो 11:20-25 तक आ जाएंगे, तो थोड़ा अपन 15-20 मिनट एक्सटेंड करते हैं, और फिर देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, तो पढ़ाई करनी है। अकाउंट्स मैथ्स जो भी हो, सिलेबस तो आगे बढ़ रहा है ना। चलो अभी रोना धोना नहीं, चुपचाप बैठे रहो सब लोग। ऐसा तो नहीं है आप मैथ्स क्या होएगा आपका, नाश्ता आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना? ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूँ, जब तक अपन करेंगे करेंगे, आपको आधे घंटे का ब्रेक मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ूं क्या? एक इसमें एक सेकंड ना, एक सॉरी, आगे जाने से पहले एक यहाँ पे धर्मवीर ने एक अच्छा सवाल पूछा था कि सर अगर ये 300 के बदले कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू हुए होते तो एंट्रीज कैसे बदलती? तो एक काम करते हैं, उसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। 300 शेयर्स पे हमने कितना रुपया फोरफीट किया? 2,100, करेक्ट?
समझो हम 200 शेयर्स रीइश्यू करते, कितने शेयर्स रीइश्यू करते? यस, तो यहां पे कितना आ जाता? 1400 आ जाता। 1400, दिस इज व्हाट? अवेलेबल शेयर फॉर फीचर, है या ना? इसका मैंने एक अच्छा सा वर्किंग नोट, वो प्लीज एक बार देखा ना वो, क्योंकि मैं शायद वो सेम वापस लिखवा पाऊं, नहीं लिखवा पाऊं। तो अभी से अपन एक बार जब मैं करूंगा सब में, तो आप मेरे को बता देना, अपन वैसे ही बना लेंगे कि आगे वैसा ही रहे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि उस टाइम मैंने वो एक बनाया था चैप्टर में, और आई थिंक हर सम में अपन ने फिर वैसे ही वर्किंग नोट बनाया, कुछ लैंग्वेज यूज करके या कैसे, तो अपन वही फॉलो कर लेंगे ना यार, है ना? तो ये हो गया। अभी समझो अगर मैं 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहा होता, तो यहाँ पे नंबर्स कैसे चेंज होते, देखो इधर। बैंक में कितना आता? 1600। यहां कितना आता? 2000। और यहां 400 आता कि नहीं आता? डू यू गाइज अग्री हियर? और कितना अवेलेबल था हमारे पास? 1400। उसमें से कितना यूटिलाइज हो गया? 400। तो 1000 रुपया कहां ट्रांसफर हो जाता? कैपिटल रिजर्व में। सबको समझा? इवन तो हमने हड़पा कितना था, इसमें यूटिलाइज टोटल कितना होना चाहिए? 1400। जिसमें से 400 हमने डिस्काउंट के लिए यूटिलाइज किया, और 1000 हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में। बचा हुआ 700 शेयर फॉर फीचर में ही रहेगा जब तक बचे हुए 100 शेयर रीइश्यू होते। बोल, अब तेरा क्या डाउट था? वो ये था कि जैसे यहाँ पे 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, मैंने ये भी सिखाया है आपको, एट जो बोलते हैं वो बैंक वाला अमाउंट होता है, याद है? हाँ, अभी फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है, 8 रुपया, वो कैसे होता है? जनरली आगे लिखा रहता है फुली पेड अप या ₹8 पेड अप, है ना? यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना इस सम में, कि हम ये 8 रुपए में दे रहे हैं, बट सामने वाले को कितने का शेयर मिल रहा है? 8 का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है। तो अभी क्योंकि सारे फाइनल कॉल तक हो चुका था, हम अज्यूम करेंगे फुली पेड अप शेयर है 10 रुपए का, उसको फ्यूचर में कुछ भरने की आवश्यकता, और 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। सबको समझा? चलिए, सिंस वी हैव टाइम, बोलिए। यस प्लीज। वॉशरूम से? प्लीज गो अहेड विद द सेकंड सम। शांत। क्या दिया है? फैशन गारमेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 1 2 3 4। ठीक है। The issue was fully subscribed. Ram, to whom 100 shares were allotted, failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited after the allotment. तो अगर यहाँ पे मैं मिस्टर राम की बात करूं, ये पे किया, ये नहीं पे किया, और इसी स्टेज पे उनके शेयर्स को हमने क्या कर लिया? फॉरफिट। नेक्स्ट। Sham, to whom 150 shares were allotted, failed to pay the first call. His shares were forfeited, also forfeited after the first call. शाम ने ये भरा, ये भरा, ये नहीं भरा, और इस स्टेज पे उनके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। Afterwards, the second and final call was made. Mohan, to whom 50 shares were allotted, failed to pay the second and final call. His shares were also forfeited. All the shares were reissued at 9 per share, fully paid up. ये किया, ये किया, ये किया, ये नहीं भरा। ये है 100, ये है 150, और ये है 50, हाँ या ना? यही सब लोग अग्री करते हैं? कोई डाउट है इसमें? तो जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी? कितने शेयर्स का एप्लीकेशन पहले आएगा? 10,000। अरे हाँ या ना? सॉरी, पहले एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स का आएगा। 10,000 शेयर्स पे 1 रुपी। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 10,000। कोई डाउट है इसमें? फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 10,000, हाँ या ना? नेक्स्ट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। अरे हाँ या ना? एक बार अभी लिखना छोड़ दीजिए ना, मैं टाइम दे दूंगा प्लीज।
आई विल गिव यू टाइम बिकॉज मे बी यही सम अपन खत्म कर पाएंगे. मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड. अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे 10,000 शेयर्स पे ₹2. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 है ना. अलॉटमेंट पे कौन पैसा नहीं भर रहा है मिस्टर राम? 100 शेयर्स पे ₹2, ₹200 नहीं आएगा. अरे हाँ है ना. तो 19,800 रुपया आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. जो 200 नहीं आया वो क्या हो गया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. डू यू गाइस एग्री हियर? इनके शेयर्स को जब फोरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स पे अभी तक टोटल कॉल्ड अप कितना है? ₹3 है या ना. अरे यार वो ब्रैकेट में जो लिखाता हूँ फीचर की एंट्री के वो बहुत हेल्पफुल है. फेस वैल्यू कॉल्ड अप. वेरी गुड. ₹300. टू कॉल्स इन अरियर्स कितना है? टू शेयर फॉर फीचर कितना हो गया? 100. इसकी एंट्री एक बार यहीं पे छोड़ दो. ये रीइश्यू सब एंड में हो रहे हैं है ना. ठीक है. फिर अभी नेक्स्ट हम कौन सा पैसा मंगाएंगे? अलॉटमेंट का, सॉरी फर्स्ट कॉल का. अभी फर्स्ट कॉल के लिए 10,000 इंटू 3 मत करना. 10,000 में से 100 शेयर्स तो फोरफिट हो गए ना. तो आप पैसा मांगोगे सिर्फ बचे हुए 9,900 पे. कितने लोगों ने गड़बड़ कर दी? हाथ उठाइए. उन टैलेंटेड लोगों के लिए हम तालियां बजाएंगे. पैसा हम 9,900 पे मंगाएंगे ना. बट अभी समझा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो 100 शेयर्स री एग्जिस्ट अभी तक हुए, री इश्यू अभी तक हुए नहीं है. तो 100 शेयर्स पे तो ही ना पैसा मांगोगे. ऑनलाइन बताओ सबको समझा है मैंने क्या कहा? कि पैसा अब मैं 9,900 पे क्यों मांगूंगा? क्या हुआ? सबने गड़बड़ कर दी ना ये. वेरी गुड. अरे आज हालत देखो ना यार. शर्म रखो तो किसी के पैसा. ए ये भाषा ना यूज करनी ना यहाँ पे नहीं. मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है. हाँ सॉरी बोल. वेरी गुड. चलो एक है ना, एक चीज याद रखो. एक हमेशा मजाक की लिमिट रखो. और एक ये भी याद रखो अगर मैं किसी के साथ कोई मजाक कर रहा हूँ डज नॉट मीन तुम उसके साथ वो मजाक कर सकते हो. देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट कीप योर माउथ शट. आई एम एब्सोल्युटली ओके. पॉइंट ऑफ द मैटर इज 9,900 शेयर्स पे ₹3 मांगेंगे. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 29,700. सब अग्री करते हैं? अब इसमें से भी 150 शेयर्स पे पैसा आने वाला. 150 शेयर्स पे ₹3 मतलब कितना नहीं आएगा? 450. क्या हुआ? तो बैंक में आएगा 29,250. 450 कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. कितने लोगों का पूरा झोल हो गया? सारी एंट्रीज में गड़बड़ होगी ना आपके. फिर ये 150 शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द फेस वैल्यू कॉल्ड अप सो फार. अभी कितना हो गया? ₹6 हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3. अरे हाँ या ना. ₹1, ₹2, ₹3, ₹6 कॉल्ड अप है. तो 150 इंटू 6 900 डेबिट. टू कॉल्स इन अरियर्स कितना है? 450. और 450 शेयर फॉर फीचर हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना. आगे जाएंगे. अब जब हम सेकेंड कॉल का पैसा मांगेंगे तो ये 100 जा चुका, ये 150 जा चुका. अब 9,750 पे पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? 9,750 पे ₹4 मांगेंगे. मांगेंगे 39,000. उसमें भी 50 शेयर्स पे ₹4 मतलब ₹200 कम आएगा. तो 38,800 कॉल्स इन अरियर्स 200. टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल इन शेयर्स को फोरफिट करेंगे 50 शेयर्स को. कैपिटल डेबिट 50 इंटू 10. फेस वैल्यू कॉल्ड अप सोफा ₹10 हो गई कि नहीं हो गई? टू कॉल्स इन अरियर्स ₹200 ये वाला. टू शेयर फॉर फीचर. हाँ या ना. ये सारे शेयर 100 150 50 माने 300 शेयर्स रीइश्यू करेंगे ₹9 में. तो 300 इंटू 9 ₹2700 आएगा. शेयर फॉर फीचर में 300 डेबिट हो गया. टू शेयर कैपिटल 3,000. अभी कहां कहां पैसा हड़पा? यहां पे ₹100 हड़पा. यहां 450 और यहां 300. 850 हमने हड़पा है. उसमें से कितना डिस्काउंट दे दिया? 300. 550 कहां चले गया? कैपिटल रिजर्व. इजी टफ. किसका पूरा सही था? वेरी गुड. ऑनलाइन किसी का पूरा सही था? वेरी गुड.
ऑफलाइन जो लोग का पूरा सही है उनको एक और चॉकलेट दूंगा, तो अब तुम्हारे 2 ड्यू हो गए अगर तुम उस दिन भी आए तो। हाँ, वो और 6 लोग भी याद है ना तुमको कौन थे? अगर किसी ने बोला वो था और फिर मैंने उस दिन का अटेंडेंस निकाला वो नहीं था, तो वो सबको चॉकलेट देगा फिर। झूठा मत बोलना। तो अभी मेरे पे 8 चॉकलेट का कर्ज है। वीर को नहीं देना चाहिए, वो कभी नहीं आता, एक दिन गलती से आ गया। क्या ऑफलाइन खुद को आके कलेक्ट करना पड़ेगा सबको। चलो डन गाइस, विद दिस वील एंड द सेशन फॉर द डे एटलीस्ट। शांत शांत शांत, एक सेकेंड। इस टॉपिक में बस 12 समय। यस, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स छोटा इसलिए है क्योंकि आप 12th में मेनली पढ़ चुके हो। फिर आगे के टॉपिक्स जो कंपनीज अकाउंट के उसमें पूरा भी हम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के आओ। वील कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।